गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने ओजोन वाला टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें कि हमने ओजोन परत की बात की थी कि ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में स्थित है। यानी कि ये बात निकल के आई थी कि 90% जो है वो समताप मंडल में है और 10% जो है वो क्षोभ मंडल में है। लेकिन मैंने बताया था कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि ओजोन परत का निर्माण जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है उसकी निर्माण प्रक्रिया में भी डिफरेंस है और क्षोभ मंडल में जो होता है उसकी निर्माण प्रक्रिया भी है। साथ में मैंने बताया कि कार्यों में भी है। समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर होगी वो एक सुरक्षा कवच का काम कर रही थी, जबकि क्षोभ मंडल में जो ओजोन की लेयर थी ये क्या कर रही थी, ये एक वायु प्रदूषक का काम कर रही थी। साथ ही साथ हमने ये जानकारी पढ़ ली थी कि जो ओजोन का पूरा फॉर्मेशन है इसको जो है चैपमैन ने बताया और उस पूरे साइकिल को चैपमैन साइकिल नाम दिया गया इस वजह से। और वो हमने पूरा साइकिल पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है ओजोन है ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप के रूप में ओजोन होता है। अच्छा, और जानकारी जो हमने आगे पढ़ी थी ये भी हमने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल के अंदर क्या होता है कि एरोसोल जो होता है उसके साथ मिलके क्या होता है, फॉग वगैरह जब मिल जाए तो तब जाके ओजोन का निर्माण होता है। आगे जाके मैंने बताया था कि ओजोन परत को मोटाई को मापने वाली यूनिट डॉप्सन मैंने बताई थी। और उसके आगे हमने ओजोन क्षरण की बात की, जिसमें कि ये बात निकल के आई कि 1985 में 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पहली बार ओजोन परत में एक होल दिखाई दिया था और वो पूरा दल जो था वो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दल था। और वहीं से मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की थी कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर साइन जो हुए ये 16 सितंबर के दिन हुए और इसी दिन से हम क्या करते हैं, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें निकल के आ गई थी। यूवी रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बाकी इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनकी बात हम आगे करेंगे। एक नए टॉपिक की हम बात करते हैं ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस क्या है इसके विषय में हम बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या है और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसें। तो आज के टॉपिक में हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में। हमने पहले पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पढ़ने से पहले ग्रीन हाउस के विषय में हम पढ़ेंगे, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने से पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं ग्रीन हाउस के विषय में केवल, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले मैं केवल ग्रीन हाउस के विषय में बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस, इसको हिंदी में कहेंगे हरित गृह। हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस क्या होता है। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि हरित गृह जो है एक घर की तरह ग्रह हाउस जो है यूज हो रहा है। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि एक शीशे से बना एक घर बनाया जाता है, कि एक शीशे से बना इस टाइप का एक घर बनाया जाता है और ये घर जो है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सब्जियां वगैरह जो हैं उगाई जाती हैं। इसमें होता क्या है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है कि ये सारा जो प्रकाश होगा वो क्या करेगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। यानी कि ये जो कांच होगा ये इसका अवशोषण करेगा। अवशोषण करने के बाद क्या होता है कि कभी भी पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, लघु विकिरण के रूप में आती है और वापस जब जाती है तो दीर्घ विकिरण के रूप में जाती है। अब यहाँ से ये आ गई तो यहाँ सतह से टकरा के इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। लेकिन जब परावर्तन होगा तो फिर ये क्या करता है, कांच मतलब कुछ मात्रा में तो ये पार निकल जाएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में बाकी को ये क्या करेगा, वापस परावर्तित कर देगा कहाँ, कमरे के भीतर। इस टाइप की स्थिति बनती है कि कांच की दीवारें हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं जो अंदर प्रवेश कर रही हैं, अंदर से जैसी प्रक्रिया होती है परावर्तन की तो ये गई, कुछ मात्रा में तो चली गई वापस, लेकिन बाकी को इसने वापस परावर्तित कर दिया यहीं। अब जब वो वापस परावर्तित करेगा तो सूर्य की किरणों में कुछ ऊष्मा होगी जिसके कारण अंदर का तापमान जो होगा ये बढ़ेगा या घटेगा। तो सीधी सी बात है कि जब जो चीज जो है वो परावर्तित होकर बाहर चले जानी चाहिए थी वो वापस जो हो रहा है वो परावर्तित होकर यहीं पे आ रही है, यानी कि अंदर का तापमान में क्या होगा, बढ़ेगा। अब अंदर का तापमान जो बढ़ेगा इसकी वजह से होगा क्या, अब इसके क्या फायदे होंगे, इसके ये फायदे होंगे कि मानवाद जो है शीत ऋतु है यानी सर्दियां हैं और सर्दियों में हमें कुछ ऐसी सब्जियां उगानी है जो कि सामान्यतः गर्मियों में उगाई जाती है, जिनके लिए तापमान क्या होता है, ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनको किस में उगाया जाए, सर्दियों में हम उसे उगाएं। तो सर्दियों में के लिए ये फायदा होगा कि अगर हम ऐसे ग्रीन हाउस बना लें, हरित गृह बना लें, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, सर्दियों में गर्मियों वाली सब्जियों को उगा सकते हैं।
तो इस टाइप से इसको ग्रीन हाउस की संकल्पना कहते हैं। ये केवल इससे संबंधित थे, यानी कि ये एक प्रकार से केवल कृषि से संबंधित थे। जब एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इसे पढ़ते हैं पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के विषय में। तो ये केवल ये थी कि हम क्या करें, सब्जियों को कृत्रिम रूप से क्या करें, बेमौसमी सब्जियों को उगाएं। इस टाइप से पूरी अवधारणा ग्रीन हाउस की अवधारणा थी। अब आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके विषय में मैं आपको बताऊं अगर, तो 0.05 से 0.07 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ग्रीन हाउस आपने बनाया है, कोई कमरा बनाया है, तो जितना यहाँ पे सामान्य ताप होगा, सामान्यतः माना बात सर्दियों में यहाँ पे तापमान जो रहना है, सामान्यतः अगर हम ग्रीन हाउस ना बनाएं तो माना बात यहाँ पे जो है सामान्य ताप जो है अगर 18 डिग्री सेल्सियस रहना है तो ग्रीन हाउस बना के उसमें इतनी ही वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तापमान जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस बनाने से भी हल्का सा तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इतना नहीं है कि वो सर्दियों में जो होगा वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे देगा, तो इस टाइप का नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वृद्धि होती है, कुछ मदद होती है इस टाइप की सब्जियों को उगाने में जो बेमौसमी होती है। तो ये तो केवल बात हुई किसकी, ग्रीन हाउस की, हरित गृह की। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं जो है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम देखें पर्यावरण के हिसाब से, यानी कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, हिंदी में से बोल देंगे हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। अब ये वाली जो अवधारणा है ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, यानी ये तो मैंने बताया कि कृषि से संबंधित एक अवधारणा हो गई। ये कृषि में बहुत पहले से प्रचलित थी ये अवधारणा, और यहीं से एक अवधारणा, एक नई शब्दावली निकली है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पर्यावरण का एक पार्ट है, पर्यावरण का एक मुद्दा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में जब हम देखते हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में हम अब बात करेंगे। अब हम किसी कृषि की बात नहीं कर रहे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा पृथ्वी के संदर्भ में। तो पृथ्वी के संदर्भ में जो हम बात करते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जलवाष्प और कुछ अन्य गैसें क्या करती हैं कि इसी प्रकार का एक आवरण, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी के चारों ओर इसी प्रकार का आवरण बना लेते हैं, जैसे ग्रीन हाउस में किसका होता है, कांच का आवरण होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो इनका एक क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार का आवरण बन जाएगा, और ये आवरण भी सेम ऐसा ही काम करेगा, यानी कि सूर्य की जो किरणें आएंगी उनको प्रवेश करने देगा, इसका अवशोषण कर लेगा, और जब वो किरणें टकरा के वापस जाएंगी तो ये क्या करेगा, उनका वापस परावर्तन कर देगा पृथ्वी पे। यानी कुछ मात्रा में तो होगा परावर्तन, लेकिन बाकी को ये क्या करेगा, वापस परावर्तित कर देगा पृथ्वी की तरफ। तो जिससे कि क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसको कहा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा। और इसके लिए जब इस पर चर्चा की गई और ये बताया गया कि पूरी अवधारणा जो निकल के आई थी उसमें ये निकल के आया था कि सूर्य का जो प्रकाश आता है ये लघु विकिरण के रूप में आता है, लघु विकिरण के रूप में है। जब पृथ्वी से टकराता है और परावर्तित होता है तो वापस ये जाता है दीर्घ विकिरण के रूप में। और जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, लघु विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, और जब ये दीर्घ विकिरण के रूप में वापस जा रहा होता है तो उसे क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। तो ये पूरी अवधारणा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की कहलाती है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है, जो अभी हम इसे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जैसे फोटोन पढ़ते हैं हम कि फोटोन क्या है। तो फोटोन यही रहता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, ऊर्जा आती है, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है, लघु विकिरण के रूप में आती है, उनको क्या नाम दे देते हैं, हम फोटोन नाम देते हैं। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ये ग्रीन हाउस वाली गैसें आएंगी जिनमें CO2, जलवाष्प और गैसों को मैं बताऊंगा जो कि इस प्रकार के ग्रीन हाउस का निर्माण करेगी पृथ्वी के चारों ओर, तो ये क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए इनके लिए एक उपनाम पड़ा है, इन्हें पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल। एक पृथ्वी का सुरक्षा कवच आया था, एक पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व आया था, और एक बात और निकल के आएगी कि पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को कहते हैं, क्योंकि जैसे कंबल जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके विषय में मैंने बताया था कि जोसेफ फॉरियर जो थे उन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के विषय में अवधारणा दी थी। और ग्रीन हाउस गैसेस को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक जो होंगी वो मुख्य ग्रीन हाउस वाली गैसेस होंगी और एक जो होंगी वो क्या होंगी, गौण होंगी।
यानी कि कुछ जो होंगे उनका योगदान जो होगा, योगदान के हिसाब से कितना % योगदान दे रहे हैं किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो वो मुख्य हो जाएंगे। अगर ज़्यादा योगदान दे रही हैं तो मेन हो जाएंगे, और कम योगदान दे रही हैं तो क्या हो जाएंगे, उनको हम क्या मान लेंगे, गौण मान लेंगे, यानी सेकेंडरी मान लेंगे। तो इस टाइप की अवधारणा आएगी। अब हम बात करेंगे इन्हीं के विषय में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसों को 2 पार्ट में बांट के हम देखते हैं, 2 हिस्सों में से बांटते हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं, एक जो हो जाएंगी वो मुख्य आ जाएंगी, यानी मेन जो प्राइमरी बोल सकते हैं हम इंग्लिश में से, और एक जो हो जाएंगी गौण हो जाएंगी। गौण मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सीधी सी बात है, मैंने पहले बताया कि योगदान के आधार पे ये मुख्य और गौण किस पे, यानी कि जिनका ज़्यादा योगदान है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो मुख्य में आ जाए। इनमें क्या क्या आते हैं तो इनके विषय में हम देखते हैं। 4 तो वही जो मैंने आपको फॉर्मूले से बताए थे, मीना का जलवा वाले, यानी कि एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन, जलवाष्प, और एक ना से जो बचा वो होगा क्या, नाइट्रस डाइऑक्साइड, यानी इसे बोलेंगे हम N2O, या नाइट्रस डाइऑक्साइड भी पूरा लिख सकते हैं, या शॉर्ट में N2O लिख सकते हैं। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं, जैसे इसमें जो आता है ओजोन का नाम भी आता है। ओजोन जो होता है ये भी क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करता है, जो ओजोन होता है। HFC के विषय में मैंने वहाँ भी बात की थी कि इसीलिए विकसित देशों ने इसकी बात की थी कि इसको क्या किया जाए, बैन किया जाए। तो HFC इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा PFC, 7वें नंबर पे PFC का मतलब क्या होता है, PFC जो होता है उसे बोलते हैं परफ्लोरोकार्बन, ये PFC हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा SF6, इधर ही बता रहा हूं मैं, 8वां SF6 जो है इसे बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्सा मतलब क्या हो गया, 6 फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी जो है वो ग्रीन हाउस में है। और अगला नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा SF5CF3, एक ये भी होती है, इससे भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसे कहते हैं फ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। दोबारा इसका नाम लिख लीजिए, फ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। तो ये जो है ये मुख्य है। इनमें से भी पेपर में जितनी बार उसने पूछा है, ये 4 जो हैं जो मैंने फॉर्मूले में बताया, ये तो होते ही होते हैं 4। इसके अलावा भी कभी कभी क्या हो सकता है कि वो बोले निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और इनको ऑप्शन में दे, तो इनके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है। अब गौण जो होती हैं, सेकेंडरी जो होती हैं, वो हैलोजन जनित जो गैसें होती हैं, या हैलोजनित जो गैसें होती हैं उनको इसमें रखा गया, जैसे कि CFC। जैसे कि अब लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि CFC जो आ गया वो ग्रीन हाउस में कैसे आ गया, CFC तो जो है वो ओजोन परत के क्षरण वाली गैस है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण में भी CFC का योगदान है, मेनली है वहाँ पे वो मेन है, लेकिन यहाँ पे गौण रूप में CFC जो करती है वो क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम भी करती है, तो CFC इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जितनी भी क्या होती हैं रेफ्रिजरेटर में, AC में, जितनी भी ऐसी गैसें हैं जो कि क्या कर जाती हैं, शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, सब किस में आ जाएंगी, गौण में। जो मैंने शीतलक के रूप में बताई थी कि कुछ ऐसी गैसें थी जो शीतलक के रूप में प्रयोग हो रही थी, और साथ में सौंदर्य प्रसाधन, रबर इंडस्ट्री में जो प्रयोग हो रही थी, जिनके विषय में कल बात हुई थी, वो सब भी जो आएंगे वो किस में आ जाएंगे, गौण में आ जाएंगे। और इनमें ये 4 जो हैं वो मेन हो जाएंगे। अब इनके विषय में जब हम देखेंगे कि एक एक करके हम देखते हैं कि प्रमुख के बारे में, अब सबके विषय में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख जो गैसें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। जिनमें कि पहली बात जो होगी वो किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। एक एक करके हम जो है मुख्य वाली गैसों को पढ़ते हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं। और इनमें पहली बात जो कर रहा हूँ मैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में बात कर रहा हूँ। मुख्य गैसों में पहली बात जो आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के विषय में आती है। जितनी भी इसमें गैसें, इसमें आप देख रहे होंगे 2 सीरीज है, एक तो गैसें हैं, एक जलवाष्प है, एक वाटर वेपर है। गैसों की अगर बात की जाए तो गैसों में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस CO2 है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैस है वो CO2 है। अब इस बात को आप समझो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में फिर ये वाली बात जो है वो दिक्कत करती है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना करोगे शुरू, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ और थ्योरी पढ़ी और कुछ और आंसर आ रहा है। जब हम ग्रीन हाउस के विषय में इस टाइप की लेयर जो बनेगी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसमें क्या होगा कि अब जो वातावरण में जलवाष्प तो होता ही है, और जलवाष्प की जो परत होती है यानी पानी की अगर ऐसी परत हो जाए तो वो तो मेन काम करेगी, लेकिन जलवाष्प जो है वो गैसों के अंतर्गत नहीं रखेंगे हम उससे। जब हम केवल गैसों की बात कर रहे हैं तो गैसों में जो मेन जो होगी वो CO2 होगी। यानी क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो अगर ऐसी है कि निम्न में से कौन सी जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, तो इसका आंसर जो होगा वो CO2 हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस की बात अगर वो करे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात निकल के पहला पॉइंट इसमें आया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस जो है CO2 है। CO2 जो है इसके विषय में ये माना जाता है कि अगर हम ये मान लें कि जितनी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं इनके द्वारा बढ़ाया गया तापमान को हम 100% मान लें, यानी जितनी भी सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं ये जितने तापमान में वृद्धि कर रही हैं उसे मान लें हम कितना, 100%, तो अकेला CO2 का योगदान जो होता है वो 55% होता है। तो आप लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट योगदान ग्रीन हाउस वाली गैसों में अगर देखा जाए तो इनमें क्या हो जाएगा, 55% योगदान जो होता है वो अकेला किसका होता है, CO2 का होता है। ये तो CO2 के विषय में आ गया। अब CO2 जो है इसके विषय में जब हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि CO2 इसका उत्सर्जन जो है वो बढ़ कैसे रहा है, इसकी मात्रा कैसे बढ़ रही है। तो CO2 की मात्रा कैसे बढ़ रही है, तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि CO2 की मात्रा बढ़ने का कारण है कि उद्योग धंधे, गाड़ी, विद्युत संयंत्र, कोयला इत्यादि जो होता है इसके जलने से, ईंधन वगैरह जो हम जलाते हैं इसके जलने से क्या होता है, CO2 की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती रहती है। तो CO2 जो है वो इस ढंग से बढ़ रही है। इसके अलावा जो CO2 है, एक कारण इसका ये भी है जो कृषि में हम जैव रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे भी कुछ मात्रा में क्या निकलती है, CO2 निकलती है। इसीलिए ये बात मैंने बताई थी कि जो आया था कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारक है, तो वायु प्रदूषण के कारक में जो आया था कि जो है रासायनिक उर्वरकों के, वहाँ पे वायु प्रदूषण में भी बात आ रही थी। कारण ये रहता है कि कई कार्बनिक रासायनिक उर्वरक जो रहते हैं इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुछ मात्रा में निकलती है, जो कि जब इंक्रीज हो जाएगी वायुमंडल में तो एक प्रदूषक का काम कर देगी। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि फिर CO2 अगर उत्सर्जन बढ़ रहा है, क्योंकि अब उद्योग धंधे, इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, मोटर वाहन जो है यानी CO2 को कुछ मात्रा में कम तो कर सकते हैं हम, लेकिन इसका एक लेवल जो है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उद्योग धंधे, मोटर गाड़ी, इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो इसका उत्सर्जन को रोका कैसे जाए, तो CO2 को रोकने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि हम क्या करें, वनों को लगाएं। वनों को लगाने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, किस गैस का प्रयोग करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड का, और फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सी गैस हमें देते हैं, ऑक्सीजन। तो जितने ज्यादा पौधे, वनस्पतियां होंगी वो क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेते हैं किसका, CO2 का। तो ये माना जाता है कि CO2 जो है इसकी मात्रा में अगर हमें कमी लानी है तो बहुत ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, वनों को लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वन जो होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या होंगे, CO2 का बड़ी मात्रा में अवशोषण कर लेंगे, और CO2 का जब बड़ी मात्रा में अवशोषण कर लेंगे तो उससे CO2 के उपभोग बढ़ने से वातावरण में इसकी मात्रा क्या रहेगी, थोड़ा बैलेंस रहेगी। तो ये जो हो सकता है वो मेन क्या हो सकता है, इसका काम हो सकता है इसके अंतर्गत, यानी कि CO2 को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये फोटोसिंथेसिस वाले हो गए। अच्छा, CO2 जो है इसके विषय में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विषय में हम देखें, यानी कि अब लगातार क्या हो रहा है, एक डाटा आ रहा है देशों का कि वो किस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। तो उस डाटे को अगर हम देखें तो अभी आ रहा है कि चीन जो है वो सबसे आगे। कारण इसका यह है कि चीन जो है वो क्या है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है वो केवल कृषि वगैरह नहीं बल्कि उद्योग धंधों पे उसका फोकस है, और जब वो नई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो फिर CO2 का उत्सर्जन क्या है, बढ़ रहा है। चाइना पहले नंबर पे है, उसके बाद अमेरिका है, रूस है, चौथे नंबर पे भारत है। तो भारत जो है अभी CO2 के उत्सर्जन में विश्व में जो है इसका कई रिपोर्ट में चौथा नंबर आया,
और लगातार जो है भारत में जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो इसका क्रम जो होगा और ऊपर आएगा, जो भारत में क्या होगा, समस्या उत्पन्न करेगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इतनी बातें जो है वो तो CO2 के विषय में आपको पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि CO2 जो है इसकी मात्रा, अगर ये याद रखना कि CO2 की जितनी मात्रा होती है, अगर इसकी मात्रा में केवल 0.5% की अगर वृद्धि हो जाती है, एक तय मात्रा जिसकी होनी चाहिए, तो उस तय मात्रा से अगर 0.5% भी इसमें वृद्धि होती है तो ये क्या करेगी, टेम्परेचर को 55% बढ़ा देगी। यानी जिस 55% की मैंने बात बताई वो क्या होता है, केवल अगर इसकी मात्रा जो है 0.5% जो हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये 55% टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जब जो होगा 0.5% से भी ज़्यादा अगर ये बढ़ जाए तो ये टेम्परेचर को क्या करेगी, और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। तो इस टाइप की स्थिति जो आएगी वो यहाँ से निकल के आएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरी हम बात जो करते हैं वो करते हैं मीथेन के विषय में। मीथेन यानी कि CH4 के विषय में। मीथेन की अगर बात की जाए तो मीथेन जो होता है बड़ा सिंपल सा होता है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इनमें क्या होता है, ये आपको पता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, सड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हवा में है वो, तो हवा में क्या करेगी, वो धीरे धीरे क्या करेगी, सड़ना शुरू करेगी। जब वो सड़ेगी या फिर जलेगी, हो सकता है सड़े, हो सकता है कि उससे क्या करें हम, ऑक्सीजन की आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता ही होगी, तो उसे हम जलाएं। तो ऐसे में क्या होगा, साथ साथ में दलदली कोई भूमि है, दलदली है, वेटलैंड हमें पड़े कि दलदली काफ़ी भूमि जो है वो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि है, जुगाली करने वाले पशु हैं, धान के खेत हैं, उन सब से क्या होती है, मीथेन निकलती है। खास करके ये माना जाता है कि हम क्या करते हैं कि जब चावल की खेती करते हैं तो चावल की खेती में हम क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। और कंपोस्ट खाद जो होता है वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और यही कारण होता है कि चावल के खेतों से निकलने वाली जो गैस होगी वो मीथेन होगी। जो आता है क्वेश्चन कि चावल के खेतों में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर मीथेन हो जाएगा, क्योंकि चावल की खेती में हम कंपोस्ट क्या कर रहे हैं, खादों का प्रयोग कर रहे हैं, और उनके वजह से क्या होता है कि मीथेन का निर्माण होता है। और मीथेन फिर क्या करेगी, लगातार वायुमंडल के तापमान को बढ़ाएगी। और मीथेन के विषय में कुछ समय से ये माना जा रहा है कि लगातार प्रतिवर्ष लगभग 1.1% क्या हो रहा है, इसकी मात्रा में वृद्धि होती ही जा रही है। यानी पिछले वर्ष अगर उसका कोई आंकड़ा आया होगा तो उससे नया आंकड़ा जो आ रहा है 1.1% जो है बढ़ा हुआ आंकड़ा दिखने को मिल रहा है। और मीथेन के विषय में अगर हम बात करें तो मीथेन के विषय में ये माना जाता है कि अगर मीथेन जो है 1%, मीथेन जो है इसकी मात्रा जो है अगर 1% बढ़ जाए, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे 1% बढ़ जाए, तो ये क्या करेगी कि तापमान में 20% का योगदान देगी बढ़ाने में। यानी 1% अगर मीथेन की मात्रा बढ़ जाए तो तापमान में ये बढ़ाने का काम करेगी कितने परसेंट, 20% का काम करेगी, कि 20% तापमान को ये बढ़ा देगी। तो इस टाइप की स्थिति जो आती है मीथेन से। अब मीथेन जो है, मीथेन के विषय में ये माना जाता है कि जो मीथेन होती है, अब मीथेन की मात्रा जो है 1% के हिसाब से लगभग जो है वो बढ़ रही है। और इसकी जो क्षमता होती है, वो क्षमता जो होती है, अवशोषण की क्षमता मीथेन की बहुत ज़्यादा है। यानी CO2 का जो मेन काम होता है, जैसे लेयर बन गई तो CO2 जो होती है वो परावर्तन की क्षमता बहुत ज़्यादा रखती है, यानी वो रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। यानी कि सूर्य की किरण जो आई, सूर्य की किरण यहाँ से आई और यहाँ से टकरा के इसको रिफ्लेक्ट की क्षमता CO2 में ज़्यादा होती है, लेकिन इसको अवशोषण की क्षमता जो है वो मीथेन में जो CO2 से ज़्यादा होती है। यानी जनरली ये माना जाता है कि अगर केवल क्या करें, गैस की ऊष्मा को अवशोषित करने की बात करें तो CO2 से लगभग 35 गुना अधिक प्रभावी होती है मीथेन। यानी इसका काम है मेन क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये जो है वो लगभग 35 नहीं 25 गुना जो होगी ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा रखेगी। यानी कि ये भी एक जो है मुख्य गैस है, कौन सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, मीथेन।
और पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, धान के खेत वगैरह और जुगाली करने वाले पशु, दलदली क्षेत्रों से, इस टाइप का ही ऑब्जेक्टिव वो ज़्यादा पूछेगा, या पूछेगा इनमें से कौन है कौन नहीं है गैस। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसमें जो निकल के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं नाइट्रस डाइऑक्साइड की। नाइट्रस डाइऑक्साइड यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, N2O। नाइट्रस डाइऑक्साइड लिख सकते हो आप, N2O इसे हम कह सकते हैं। अब नाइट्रस डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें N2O की, तो नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है किस प्रकार से, यानी कि कहाँ से इसको प्रकृति में निकलती होगी, किस गतिविधि से इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में आपको पता है कि कई सूक्ष्म जीव रहते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं, कई सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका काम अपघटन के रूप में होता है, यानी कि जैसे कुछ पत्तियाँ हो गई, पत्तियाँ या लकड़ी जो है वो जो है मिट्टी में दब गई, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसका भी क्या होता है, अपघटन शुरू होता है, तो उससे कोयला निर्माण हो जाता है, या फिर पत्तियां आपने देखी होगी वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी और कार्बनिक और अकार्बनिक जो उर्वरक हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो फिर वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसका नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, और उसके नाइट्रिफिकेशन के बाद ये गैस निकलनी शुरू हो जाती है N2O। यानी कि जब हम कार्बनिक या अकार्बनिक क्या करेंगे, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे मृदा में, तो फिर कुछ सूक्ष्म जीव जो होंगे उससे क्रिया करके एक प्रोसेस है जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन के माध्यम से जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, N2O निकलती है। अब मिट्टी में रहने वाले वो सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक और क्वेश्चन जो बनता है पेपर में वो दीमक के बारे में बनता है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि नाइट्रिफिकेशन में निकलने वाली गैस तो N2O और इसमें भी मृदा के सूक्ष्म जीवों का योगदान है। लेकिन जब आए कि दीमक जो है, दीमक के कारण जो है कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर जो होगा वो मीथेन होगा। जुगाली करने वाले पशु में भी मीथेन होगा, दीमक जो होगा उसमें भी क्या होगा, मीथेन होगा। तो दीमक वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि दीमक वाला जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो है वो नाइट्रस डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि कौन सा है, मीथेन है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के कारण ये गैस बनी, और इसके विषय में ये माना जाता है कि ये भी जो है ऊष्मारोधी क्षमता रखती, भले ये इसकी मात्रा जो होती है, अभी हम देखेंगे कि मोटर वाहन ये तो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी CO2 जो है इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए मुख्य प्रदूषक बने हुए। अब धान के खेत वगैरह जो हैं इससे भी जो है वो कुछ मात्रा में जो है मीथेन निकलती होगी। मेन प्रॉब्लम जो है वो CO2 है। N2O की मात्रा जो है कम होती होगी, यानी इस टाइप की गतिविधियां जो है वो इनके बराबर नहीं है, इनसे बहुत कम है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर N2O बढ़ जाए, नाइट्रस डाइऑक्साइड बढ़ जाए, तो इसकी क्षमता जो है वो CO2 से 250 गुना अधिक है। 250 गुना, 250, 250 गुना जो है अधिक क्षमता रखती है कौन, नाइट्रस डाइऑक्साइड। किस चीज में, टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन ये बढ़ाती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है नहीं। लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, क्षमता की बात की जाए, तो क्षमता इसकी CO2 से 250 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्षमता से नहीं होगा। अगर वो बोलेगा कि इनमें से भी मुख्य कौन है, तो हम CO2 ही टिक करेंगे, क्योंकि अभी मेनली जो बढ़ा रही है वो कौन बढ़ा रही है, CO2, क्योंकि मोटर वाहन वगैरह इनसे जो निकल रही है वो CO2 निकल रही है। क्षमता रखनी अलग बात होती है और वर्तमान में योगदान अलग बात होती है। तो ये वर्तमान योगदान जो है CO2 का सबसे ज्यादा है, क्षमता मीथेन की उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा जो है नाइट्रस डाइऑक्साइड की भी क्या है, क्षमता है। तो ऐसा इसके विषय में माना जाता है। इसके विषय में माना जाता है कि अगर नाइट्रस डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से 0.3% जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, वैश्विक तापमान में ये वृद्धि कर देगी 5% की। केवल 0.3% बढ़ने पे क्या करेगी, टेम्परेचर को कितना परसेंट बढ़ा देगी, 5% बढ़ा देगी। इस टाइप की बात जो है वो नाइट्रस डाइऑक्साइड के विषय में आती है। और ये भी आपको याद रखना है कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद निकलने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस डाइऑक्साइड। वैसे आप इसको जो है आसानी से टिक कर लोगे, क्योंकि नाम भी मिलता जुलता लग रहा है आपको, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रस डाइऑक्साइड के विषय में बात आ जाती है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कुछ अन्य गैसों की, जैसे कि अगर बात की जाए CFC की, जो कि गौण गैस थी। CFC की अगर बात करें तो CFC के विषय में बिल्कुल सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फोम वाली जो चीज़ें होती हैं, इन सब में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है CFC का। और CFC जो है इसलिए इसे माना जाता है कि CFC क्या करता है कि जब ये टूटता है तो ये क्लोरीन का उत्सर्जन करता है,
और क्लोरीन की वृद्धि जो करता है, तो क्लोरीन के विषय में ये माना जाता है कि क्लोरीन क्या करेगी, सिंपल सी बात है, जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इससे क्या होगा कि समताप मंडल में जाएगी तो क्लोरीन के आयन ये मुक्त करती है। और क्लोरीन के विषय में मैंने बताया था, क्लोरीन के आयन जो होते हैं वो ओजोन के कणों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और ओजोन के कणों को जब नष्ट करेंगे तो ओजोन परत जो होगी इसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ओजोन परत में होल हो जाएगा तो इससे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होंगी ये सीधे सीधे पहुंच जाएंगी कहाँ, पृथ्वी पे। और सीधे सीधे जब पहुंच जाएंगी तो उन पर टेम्परेचर क्या करेगी, वृद्धि कर देगी। तो इस टाइप से CFC जो होती है वो क्योंकि क्लोरीन आयनों को विमुक्त करती है, इस वजह से क्या हो जाता है कि CFC जो होती है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसों में गिनी जाती है। आगे अगर हम बात करें तो PFC की, PFC मैंने बताया था कि परफ्लोरोकार्बन, PFC यानी परफ्लोरोकार्बन के विषय में। परफ्लोरोकार्बन की अगर बात की जाए, PFC की अगर बात की जाए तो परफ्लोरोकार्बन क्या है, परफ्लोरोकार्बन जो है इसके विषय में भी ये माना जाता है कि सेम जैसे CFC है, यानी ये क्लोरीन का जो है क्लोरीन के आयनों को विमुक्त करेगी, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगी और फाइनली ओजोन परत को जब नुकसान पहुंचेगा तो पराबैंगनी किरणें कहां तक पहुंचेगी, पृथ्वी तक पहुंचेगी, जिनसे कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। परफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो है वो किस में होता है, तो खास तौर पे आपको याद रखना है कि अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं, इनके शुद्धिकरण में, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, इनके शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है PFC का। इसके बाद जो निकल के आता है SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है इसके विषय में माना जाता है कि विद्युत परिपथ जो होता है, तो विद्युत परिपथ में सर्किट ब्रेकर के निर्माण में जो होता है वो SF6 का प्रयोग होता है। और ये भी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस है। तो ये सारी बातें तो निकल के आ जाती हैं इसके विषय में। तो ये तो मेन गैसें हो गई, इतना ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन इसके विषय में आता नहीं है। मुख्य गैस अगर टिक करने के लिए आ जाए तो टिक कर देंगे कौन सी, CO2। जलवाष्प का योगदान हमेशा जो होगा वो हरित प्रभाव वाली जो होंगी इनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जलवाष्प को भी शामिल किया जाता है क्योंकि जो भी गैसें ये मिक्स जो हो रही हैं वो किस में हो रही हैं, अगर जलवाष्प ना हो तो जलवाष्प अगर ना हो तो ये फिर CO2 वगैरह जो गैसें हों इस प्रकार की लेयर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जलवाष्प का तो मेन रोल जो है इसके अंदर है ही, यानी जो एक जलवाष्प होगी उसका तो मुख्य योगदान होगा क्योंकि वो इन गैसों के साथ तभी तो लेयर का निर्माण हो पा रहा है। तो ये सारी जानकारी जो हो जाएगी इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या बातें क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर की गई थी। इसके आगे हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोटोकॉल का संबंध जो होगा एक सूक्ष्म संधि हम इसे बोल सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो शहर मैंने बताया था जापान में पड़ता है। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसके सन आपको इंपॉर्टेंट सा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग बात तो बताएगा लेकिन दो बातें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि जो मैंने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसें हैं उनसे लगातार क्या हो रहा था, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, जिसको लेके क्या हुआ कि जापान के क्योटो में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि वैज्ञानिकों की जो बातें थी, यानी वैज्ञानिकों ने बातें बताई थी कि ये सब जो हैं, जो मैंने बताया आपको कि जोसेफ फोरियर जो थे उन्होंने ये सारी बात रखी थी कि ग्रीन हाउस वाली कुछ गैसें, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना उन्होंने दी थी और उनसे क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है और उनमें मेनली CO2 का जिक्र किया गया। तो ऐसे में ये जो सम्मेलन हो रहा था, ये जो संधि हो रही थी, ये 11 दिसंबर 1997 को हो रही थी। 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में ये बात हो रही थी और ये संधि को किया जा रहा था। अब ये संधि जब हुई तो इस संधि को जो प्रभावी करना था, यानी कि उस समय जो हुए लोगों ने से जो सदस्य देश थे उतना गंभीर रूप से इसे लिया नहीं, यानी 97 में तो बात आ गई, मीटिंग हो गई, लेकिन देशों ने इसे गंभीर नहीं लिया क्योंकि वो जो दौर था वो औद्योगिकरण का दौर था। देशों में क्या थी कि एक दूसरे से आगे जाने की होड़ थी कि उद्योग धंधे और ज़्यादा लगाने,
और इस स्थिति में कोई नहीं था कि उनको क्या कर दे, CO2 के उत्सर्जन को कम कर दे। तो आखिरकार जो है क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी बातें तय हुई थी उनको लागू किया गया 16 फरवरी 2005 को। 16 फरवरी 2005 को ये बातें इफेक्टिव हो पाई थी, 2005। इसलिए कई जगह जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का सन जो है सीधे क्या दिया रहता है, 2005। तो लेकिन ये आए कि क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब हुए थे, तो आंसर जो होगा वो 1997 में हुए थे। कब ये प्रभावी हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये 2005 में हुआ, 2005 में हुआ। और वर्तमान तक क्या हो गया था कि इसमें 192 देश जो थे, 192 देश, इन्होंने सहमति जताई थी कि वो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें हैं उसे अपनाएंगे। 2012 में इससे क्या हो गया था, कनाडा अलग हो गया था। कनाडा शुरू में शामिल हुआ, लेकिन 2012 में उसने क्योटो प्रोटोकॉल से क्या हो गया, अलग हो गया था इस संधि से। क्योटो प्रोटोकॉल में जो बात की गई थी उसमें ये बात की गई थी कि मेनली बात हुई थी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। मेन बात इसमें ये निकल के आई थी कि इनमें क्या करेंगे, कटौती करेंगे, जिसमें कि कई अवधारणाएं रखी गई, जिसमें कि एक मेन अवधारणा जो थी वो थी संयुक्त क्रियान्वयन की अवधारणा। और संयुक्त क्रियान्वयन की अवधारणा जो है यूएसए ने दी। यूएसए ने क्या बताया इसमें, यूएसए ने ये बताया कि ये बात सही है कि क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो देश शामिल हो गए वो इसका पालन करेंगे, अपने यहाँ CO2 के उत्सर्जन को घटाएंगे, लेकिन बाकी कुछ विकासशील और पिछड़े देश भी हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। तो उनको कैसे हम क्या करें, उनको किस टाइप से मोटिवेट हम करें कि वो भी CO2 का उत्सर्जन को कम करें। तो इसके लिए एक अवधारणा यूएसए ने रखी संयुक्त क्रियान्वयन की। अब इस संयुक्त क्रियान्वयन में यूएसए ने क्या कहा कि जो अन्य देश हैं उनमें हम क्या करेंगे कि जो भी हम निवेश करेंगे अन्य देशों में जो हम, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील और पिछड़े देशों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उन देशों में, उनकी जगह हम क्या करेंगे, उन्हें एक क्रेडिट रेटिंग दे देंगे, क्रेडिट साख दे देंगे। कि वो क्रेडिट साख किससे संबंधित होगी कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसों को कितना यूज कर रहे हैं। और ये हम उन्हें बोलेंगे कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होगी जितनी अच्छी होगी उतना इन्वेस्टमेंट होगा फिर आपके यहाँ, वरना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि जो पिछड़े देश हैं भले ही इस बात को कितना भी गंभीर रूप से ले रहे हो, तो क्या करेंगे, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस अवधारणा को बोला गया था संयुक्त क्रियान्वयन की अवधारणा। यूएसए ने ये दी थी कि जो देश इसमें शामिल नहीं है उनसे कैसे काम करवाना है CO2 वगैरह के उत्सर्जन को कमी लाने के लिए। तो इस टाइप की बात इसमें निकल के आई थी। इसके अलावा कुछ और बातें, यानी उत्सर्जन व्यापार की बात आई थी। यानी कि उत्सर्जन व्यापार में ये बताया गया था कि सीधे सीधे क्या होगा कि क्रय विक्रय किया जाएगा उत्सर्जन का, यानी कि सीधे सीधे एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा देशों के उत्सर्जन का कि आपको CO2 के इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करना है। एक कोटा उनका निर्धारित कर दो कि आप जो है इतनी मात्रा में ही इसका उत्सर्जन कर सकते हो। और जो भी जो है देश अगर इसको फॉलो नहीं करते, यानी उसने क्या कर लिया, उस देश को बताया गया कि आपने इतना उत्सर्जन करना है CO2 का, लेकिन उसने उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर ली, तो लिमिट क्रॉस अगर वो करता है तो फिर उसके कोटे को क्या कर देंगे, कम किया। अब अगली बार से आप इतना कर नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट तो सबका है, तो इन्वायरमेंट में आपने क्या कर दिया, CO2 का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर दिया, तो उसके कोटे में और कमी ला देंगे। तो इस टाइप की उत्सर्जन व्यापार की बात भी की गई थी। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी जो अवधारणा हो गई, ये किसकी हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा हो गई। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी, तो आंसर याद रखना है, जोसेफ फोरियर ने दी थी। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके विषय में। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत है वो ये है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ा के हृदय संबंधी रोग कौन पैदा करता है। ऑप्शन है पहला पारा, दूसरा है सीसा, कैडमियम और तांबा। तो हृदय संबंधी रोगों के लिए जो माना जाता है कैडमियम, इसका आंसर क्या होगा, कैडमियम। दूसरा क्वेश्चन है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहा सकितमयता रोग होने का कारण क्या है। ठीक है, जो लोहा सकितमयता रोग होता है वो किस कारण से होता है, लोहे की खान में काम करने वाले मजदूरों में। ऑप्शन है सीसा, मरकरी, कैडमियम या सिलिका। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या, सिलिका। ठीक है, इस वाली बीमारी को हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, सिलिका से होने वाली बीमारी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ऑप्शन होगा पहला यमुना में बाढ़ से, दूसरा होगा अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से,
तीसरा है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषण। तो ये सबको पता होता है कि मथुरा तेल शोधनशाला से, इसको हम एसिड रेन को पढ़ने भी वाले हैं, बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यही है कि मार्बल कैंसर से क्या तात्पर्य है, मार्बल कैंसर क्या होता है। तो मार्बल कैंसर जो है ऑप्शन इसने दिया है अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, तो वही आ जाएगा। मार्बल से बना हुआ ताजमहल है, मार्बल कैंसर इसी को कह देंगे हम। इसके तुरंत बाद हम जो है एसिड रेन वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये बात आप समझ जाओगे। तो इतने से क्वेश्चन है, यानी कि आधे क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे सीधे टिक हो जाएंगे। कुछ के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ मेहनत करनी जरूरी हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी सेम होगा, आधे क्वेश्चन थ्योरी से आपके बिल्कुल क्लियर होंगे जो मेन होंगे, लेकिन कुछ के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस सेट तभी, पहले आप थ्योरी पढ़ लो, अपने आप ऑब्जेक्टिव बुकें भी पढ़ लो, और उसके बाद क्या करो, पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए थ्योरी से, बाद में जो होगा पेपर के आसपास अगर प्रैक्टिस सेट करते हो तो कुछ नंबर, यानी कि 30-40 नंबर अगर 100 में से आपको आते हैं तो 10-15 नंबर आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट से बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस सेट से ही 60 नंबर लाने जो होंगे वो टफ हो जाएंगे। तो आप जो हैं लगातार पढ़ ही रहे होंगे, लगातार सारे वीडियो आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और समझ के आगे चल रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल इससे आगे की हम बात करेंगे। धन्यवाद।